नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ हैं बीना सिंह, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब मोहम्मद यूनुस के हाथ में पहुंची कमान। खालिदा जिया समेत कई विपक्षी नेता रिहा, वहीं पूर्व विदेश मंत्री को हिरासत में लिया गया। भारत अपने राजनयिकों के जरिए लगातार भारतीय नागरिकों के संपर्क में। संसद के दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा रहेगी जारी, तो वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक को पारित कराने पर होगी चर्चा। हथकरघा क्षेत्र में योगदान के लिए 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर उपराष्ट्रपति पुरस्कार करेंगे प्रदान। देश के अनेक हिस्सों में विभिन्न समारोह का आयोजन। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने रचा इतिहास। शानदार जीत के साथ बनाई फाइनल में जगह। कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली बनी पहली भारतीय महिला पहलवान। पेरिस ओलंपिक के मैराथन रेस वॉक मिक्स्ड रिले में फाइनल में उतरेंगे प्रियंका और सूरज पवार। वहीं देर रात मीराबाई चानू और विनेश फोगाट पदक के लिए पेश करेंगी चुनौती। एथलेटिक्स सहित गोल्फ, टेबल टेनिस और कुश्ती में भी खेले जाएंगे मुकाबले। राजनीतिक अस्थिरता और भारी तनाव के बीच बांग्लादेश अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। इस आशय का निर्णय कल ढाका में राष्ट्रपति भवन बंग भवन में तीनों सेनाओं के प्रमुखों और छात्र आंदोलनों के 13 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हुई राष्ट्रपति शहाबुद्दीन की बैठक में लिया गया। राष्ट्रपति ने संसद को भी भंग कर दिया है। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र आंदोलन ने पहले कहा था कि 84 वर्षीय यूनुस अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए सहमत हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक के माध्यम से गरीबी विरोधी अभियान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। बांग्लादेश में सोमवार को सेना ने मोर्चा संभाला। उस दौरान रात भर में देश के कई हिस्सों में हिंसा की घटनाएं सामने आई। जुलाई के मध्य में जारी अशांति के कारण बांग्लादेश में मृतकों की संख्या बढ़कर 440 तक पहुंच गई है। इस बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। इस बीच भारत अपने राजनयिकों के जरिए भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 पर आगे की चर्चा प्रस्तावित है। इस पर आज आगे की चर्चा होगी और इसे चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा। इस विधेयक को कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा के लिए लोकसभा में पेश किया था। इसके साथ ही लोकसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी और इसे वापस लोकसभा भेजा जाएगा। लोकसभा में सोमवार को विनियोग विधेयक पारित किया जा चुका है। इसके साथ ही राज्यसभा में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पूरे जोश से मनाया जाता है। बुनकरों को समर्पित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाए जाने की शुरुआत साल 2015 में की गई थी और इस अवसर पर हथकरघा यानी हैंडलूम के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस उद्योग से बहुत से लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। सरकार भी कई योजनाओं के माध्यम से इस उद्योग को सशक्त करने का काम कर रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिजी में श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद राष्ट्रपति 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना होंगे। श्री शिव सुब्रमण्य स्वामी मंदिर नाडी नदी के पास स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अपने तरह का सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। मंदिर में पारंपरिक द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। दिल्ली की शराब नीति केस में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल 20 जून को रात 8 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए जमानत दी थी कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सीधे सबूत नहीं है, जिसके खिलाफ ईडी ने 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि लोअर कोर्ट का फैसला सही नहीं है और उन्हें दलीलें रखने का पूरा समय नहीं मिला। अब केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को ईडी ने की थी। ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उनको 9 बार समन भेजा था, लेकिन उन्होंने एक भी समन का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश पर स्वतः संज्ञान लिया है जिसमें हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस पर आज सुनवाई करेगी। असल में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत ने 17 जुलाई को दिए अपने आदेश में एक केस में हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी। जस्टिस सहरावत ने अपने आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई अधीनस्थ कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई अवमानना की कार्रवाई में दखल देते वक्त सुप्रीम कोर्ट को एहतियात बरतनी चाहिए। विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला पहलवान बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं की 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की यूस्त्रोलिस लोपेज को 5-0 से हरा दिया। पहले राउंड तक विनेश 1-0 से आगे थी, फिर आखिरी 3 मिनट में उन्होंने क्यूबा की पहलवान पर डबल लेग अटैक किया और 4 पॉइंट अर्जित किए। इस बढ़त को वह अंत तक बनाए रखी और फाइनल में भी जगह बनाई। विनेश का इस ओलंपिक में सफर शानदार रहा है। अपने पहले मैच यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने 4 बार की विश्व चैंपियन और टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट सुसाकी को 3-2 से हराया था। यूई सुसाकी को हराने वाली विनेश पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। इसके बाद विनेश ने ओक्साना को क्वार्टर फाइनल में 7-5 से हराया। अब सेमीफाइनल में 5-0 से जीत हासिल कर वे फाइनल में उन्होंने जगह बनाई है। विनेश की नजर अब स्वर्ण पदक पर रहेगी। वह बुधवार यानी 7 अगस्त यानी आज स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। विनेश का फाइनल में अमेरिकी पहलवान सारा एन से मुकाबला होगा। गौरतलब है कि विनेश से पहले केवल 2 पुरुष पहलवान ही ओलंपिक में फाइनल तक पहुंच पाए हैं। 2012 लंदन ओलंपिक की बात करें तो सुशील कुमार और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन आखिरी मुकाबला दोनों हार गए थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम फाइनल तक का सफर तय नहीं कर पाई। टीम को सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ 3-2 से हार मिली। जर्मनी ने सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष हॉकी टीम को हराकर पेरिस ओलंपिक के फाइनल में जगह बना ली। जर्मनी का फाइनल में सामना नीदरलैंड से होगा, जिसने एक अन्य सेमीफाइनल में स्पेन को हराया था। भारतीय टीम भले ही स्वर्ण पदक मुकाबले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी हो, लेकिन हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम के पास कांस्य पदक जीतने का मौका रहेगा। भारत का 8 अगस्त को कांस्य के लिए सामना स्पेन से होगा। भारत ने इस मैच में पहले क्वार्टर में गोल पर बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने 2 गोल दागे और भारत पे बढ़त बना ली थी। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में भारत ने फिर बराबरी का गोल दागा, लेकिन मैच समाप्त होने से 6 मिनट पहले जर्मनी ने तीसरा गोल दागा, जिसने अंत में अंतर पैदा कर दिया। इस तरह भारत का स्वर्ण पदक जीतने का 44 सालों का इंतजार
अब और बढ़ गया। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। नीरज ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले शुरुआत करने आए और उन्होंने अपने इस सत्र का शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 79.34 का थ्रो किया और जो 84 मीटर के क्वालिफिकेशन से काफी अधिक था। नीरज ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव की बेहतरीन शुरुआत की है और उसने फाइनल में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद की है। वह एक और भारतीय एथलीट किशोर जैना के क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर किया, लेकिन वो फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अब सभी भारतीयों की नजर 8 अगस्त को होने वाले फाइनल पर लगी है, जब फाइनल में नीरज चोपड़ा एक बार फिर से भारत की ओर से स्वर्ण पदक की दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना के साथ डीडी न्यूज की टीम को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।